गुड इवनिंग एवरीवन। तो करंट टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर को फिर से आगे हम लोग को बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में जहाँ पर छोड़े थे उसके आगे सिलेबस को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हो आज डबल क्लास हम लोगों की अलॉटेड है, तो हम लोग चाहें तो बीच का 15 मिनट का गैप नहीं लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 मिनट पहले आपको भी छोड़ने का मौका मिलेगा, शायद आप रिलैक्स हो जाओगे, है ना। तो 6:30 हो रहे हैं, लगातार हम लोग 9 बजे तक इसे पढ़ लेते हैं कंटिन्यूअस, तो 9:15 की जगह आपकी 9 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग थे कहां पर, पहले इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। हम लोग थे कहां पर, एक प्रीवियस लिस्ट हम लोग को निकालना होगा। एक लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बना कर रखा था कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। बैक्टीरियल डिजीज में फिलहाल हम लोग हैं और ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। एक चीज और मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ कि आज के इस क्लास में जहां तक हम लोग का सिलेबस बढ़ पाएगा, जहां तक भी बढ़ पाएगा, वहीं तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में दिखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अगले 3 से 4 दिनों में आपका एग्जाम यहाँ पर आने वाला है, तो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे जहां तक आज यहाँ की पढ़ाई समाप्त होगी, है ना। तो चलिए लिस्ट को हम लोग फिर से यहाँ पर नजर डालते हैं कि इस लिस्ट में आपको क्या क्या नजर आता है। इस लिस्ट में आप देख पा रहे हो कि टाइफाइड ऑलरेडी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, निमोनिया ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, डिप्थीरिया नाम की बीमारी इसको भी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर फिनिश कर लिया है ना। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू रिकॉल कराने के लिए। तो हम लोग यहाँ से पर्ट्यूसिस से आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार नजर में देख लेता हूँ, मुझे ध्यान में आ जाएगा, फिर इस सीरीज को हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो अभी हम लोग जंप करने वाले हैं पर्ट्यूसिस, जिसको हम लोग व्हिपिंग कफ भी कहते हैं। पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, प्लेग, कोलेरा, मेनिंजाइटिस, एंथ्रैक्स, बोटुलिज्म, डायरिया, लेप्टोस्पायरोसिस। चलिए, मेरे लिए तो बहुत आसान है, इसको मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है कि हम लोगों को किस तरीके से सीरीज को फॉलो करना है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डिप्थीरिया के बाद पर्ट्यूसिस, अगले बीमारी पर हम लोग जंप करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्ट्यूसिस। तो हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं हम लोग पर्ट्यूसिस, है ना। पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को हम लोग और क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस को हम लोग व्हिपिंग कफ भी कहते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने इस नाम को आपको लिख कर रख दिया है ना। तो व्हिपिंग कफ, पर्ट्यूसिस को हम लोग व्हिपिंग कफ के नाम से भी संबोधित करते हैं। डिजीज पढ़ते समय थोड़ा सा आपको ईमानदारी से आपको ध्यान में ये रखना होगा कि रटने की कोशिश ना करें, इसको फील करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर कोई भी माइक्रोब है शरीर के किस हिस्से में हमला कर रहा है। ऑब्वियस है कि शरीर के जिस हिस्से में हमला कर रहा होगा वहां तक पहुंचने के तरीके इसके पास उपलब्ध होंगे, और यही नहीं, जिस हिस्से में पहुंचेगा मुख्यतः तो वहीं के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे ना। हालांकि वहां से जहां जहां भी माइग्रेट करेगा वो भी फीचर्स दिखेंगे। तो डिजीज पढ़ने के दरमियान मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको फील करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो फीचर क्यों आ रहा है ना। रटने की कतई कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा आपके पास इतने सारे डिजीज वगैरह होते चले जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि सारे चीज जंबल हो गए, सारे चीज आपस में मिक्स हो गए, और शायद आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, आपको रटने की फिर से नौबत आ जाए, है ना। जिसको फील करने की कोशिश कीजिए, जिससे कोई आपस में मिक्सअप ना हो, जंबल ना हो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कहां पर आगे, पर्ट्यूसिस व्हिपिंग कफ के ऊपर आते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको हिंट दिया था एक खास तरीके के वैक्सीन के बारे में, दैट मींस टीके के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, जिसका नाम था डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस डीपीटी नाम की जो वैक्सीन, जिसको लोग ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, ये जो वैक्सीन है हम लोग मुख्यतः 3 बीमारियों से बचाने के लिए एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड को हम लोग देते हैं। उसके शेड्यूल्स बने हुए हैं ना। अगर आपको शेड्यूल्स की जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैसे प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ये तो मेडिकल साइंस है ना, ये तो डॉक्टर्स के लिए जरूरी है कि आखिर डीपीटी वैक्सीन का शेड्यूल क्या है। तो किसी भी वैक्सीन का शेड्यूल वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस एक बेसिक नाम से परिचय हासिल कर लेना है कि हाँ इस तरीके की वैक्सीन होती है और वो आपको या किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को किस तरीके की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो डीपीटी वैक्सीन का क्वेश्चन है, तो डीपीटी से संबंधित डिप्थीरिया नाम की बीमारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। सेकंड बीमारी के ऊपर आ गए, दैट इज कॉल्ड पर्ट्यूसिस व्हिपिंग कफ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मेंशन करना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को मेंशन करना चाहिए यहाँ पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सीओ, है ना। हम लोग जनरली सीओ लिखा करते हैं, तो सीओ का मतलब होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो लगभग आप देखोगे ना, जिस नाम की बीमारी रहते हैं उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का भी नाम लगभग वैसा ही रहता है, यानी मिलता जुलता है। यानी अगर आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर आपको क्लू अगर मिल जाता है, उसको दिमाग में रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए, पर्ट्यूसिस नाम की बीमारी, तो इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम होता है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, है ना, बॉडीटेला। तो चलिए लिख के बात करते हैं हम लोग, BORDELLA, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। देखिए कितना आसान था, नाम में ही पर्ट्यूसिस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ना। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए सिंपल तरीके से, देखिए लिखा हुआ है व्हिपिंग कफ। कफ यानी खांसी जैसी कुछ समस्या आपको यहां पे दिखने वाली है। तो खांसी जैसी समस्या दिखेगी तो यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं हमला करेगा, और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर अगर हमला करता है तो ऑब्वियसली उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, एयरबॉर्न होना चाहिए, हवा के रास्ते से ही शरीर में प्रवेश करना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग सेकंड पे यहां पे आ जाते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, है ना। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या लिख लेंगे हम लोग, सिंपल लिख सकते हैं एयरबॉर्न, हवा के रास्ते से आ रहा है, दैट मींस एयरबॉर्न है। और सीधे आते हैं हम लोग फीचर पे। मेरी कोशिश होगी किसी भी बीमारी में सिर्फ उतने ही पॉइंट्स को डिस्कस करना जितने पॉइंट्स के क्वेश्चन आपको दिखते हैं या दिखेंगे,
है ना, या जिसकी संभावना रहती है। अननेसेसरी हर बीमारी को पूरी तरीके से एक्सपैंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी देखोगे कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिसको कुछ ज्यादा ही एक्सपैंड मैं यहां पर कर लूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें मात्र 1 या 2 लाइन या 4 लाइन करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ये मुझे डिसाइड कर लेना होता है कि कितना आपको बताने की आवश्यकता है, कितने में से सवाल आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, है ना। तो अननेसेसरी यहां पर रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो मोड ऑफ इंफेक्शन हो गया एयरबॉर्न, सीधे जंप करते हैं हम लोग फीचर। चलिए हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग फीचर्स। तो इसमें फीचर क्या होगा, चलिए सुनते हैं ध्यान से। आपको अगर इसके फीचर समझने हैं ना, तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये एरिया आपको याद रखना होगा। आप ध्यान दीजिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इस रेस्पिरेटरी पैसेज में सबसे ऊपर में यहाँ पर क्या हुआ करता था, लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स के बाद में ट्रैकिया या बाकी सारे डक्ट वगैरह यहां पर आते थे। तो लैरिंग्स यानी जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते थे, उसकी ओपनिंग होती थी। उस ओपनिंग को क्या कहा करते थे हम लोग, इस ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहा करते थे। और ग्लॉटिस के ऊपर कार्टिलेज की एक ढक्कन हुआ करती है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहा करते हैं। ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर में पढ़ाया होगा, है ना। तो चलिए उसको थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये मान लेते हैं ये लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स है, और ये देखिए ये ट्रैकिया है जिसमें आपको सी शेप्ड इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो ओपनिंग है, अभी जस्ट मैंने कहा इसकी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं हम लोग ग्लॉटिस। इसके ऊपर कार्टिलेज की एक ढक्कन होती है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस, है ना। पर्पस तो आप जानते हो, एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस नाम की ओपनिंग की रक्षा करने के लिए होता है ना, कि जिससे कि अननेसेसरी चीज इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। जनरली थ्योरी क्या होती है, जब भी इसके अंदर हवा के आने जाते समय, आते या जाते समय इस रास्ते को ओपन रखना है ना। यानी एपिग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस को जनरली जब भी हवा को एयर की एंट्री होती है या एयर की एग्जिट होती है, एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को बंद करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बाय द वे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है या कभी भोजन वगैरह अगर इस रास्ते से अगर अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे तो तब होता क्या है, होता यह है कि इतने दूर का पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लैरिंग्स, इसको हम लोग कह रहे हैं ट्रैकिया, ये पूरा पोर्शन ऊपर उठ जाता है। एपिग्लॉटिस अपनी जगह से नहीं हिलता, है ना। एपिग्लॉटिस जो कार्टिलेज के बने हैं ये अपनी जगह ही रहते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन एपिग्लॉटिस अपनी जगह पर है, लेकिन ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर अगर ऊपर उठ जाएंगे तो कभी ना कभी ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस में टच करेगा, ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस में टच करेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन हवा के जब आने जाने की बारी होती है तब तो इस घटना को नहीं घटना चाहिए था। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस ने हमला कर दिया, उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में अगर वो पहुंच गया, तब होगा क्या, जैसे ही व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करेगा, जरा सोचिए, जैसे ही व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करेगा, यानी एयर की एंट्री की बात की जा रही है, तो जैसे ही एयर की एंट्री की यहां पर बारी आएगी, जस्ट इमेजिन मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, मान लेते हैं यही रहा एयर, ये देखिए अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एयर जैसे ही अंदर आने की कोशिश करेगा ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा अपने आप ऊपर उठ जाएगा और ये देखिए बंद हो गया। जरा सोचिए क्या होगा, यानी कि एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी व्यक्ति सांस भी नहीं ले पाया। जरा सोचिए, यानी जब भी वो सांस लेने की कोशिश करेगा सेम चीज, एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया होगा लाइक दिस, एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया होगा लाइक दिस, इस तरीके की घटना घटेगी और व्यक्ति बेदम हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। इसी और व्यक्ति जब खांसेगा, है ना, इसी परेशानी में व्यक्ति को खांसी भी उठ जाएगी, है ना, व्यक्ति को खांसी भी उठेगी, एयर के अंदर एंट्री हो नहीं पा रही है, और जो खांसेगा उस खांसने की आवाज कैसी आती है, जैसे कुत्ते को आपने खांसते हुए देखा होगा, है ना। इसमें हंसने की कतई कोई बात नहीं है। तो कईयों के घर में भी होंगे डॉग्स वगैरह होंगे, स्ट्रीट डॉग्स को भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभार उन्हें खांसी उठ जाती है तो कैसी अजीब सी एक हस्कीनेस एक उनके आवाज में आती है, एक अजीब सी खांसी की आवाज उन्हें प्रोड्यूस होती है। तो इस व्यक्ति के खांसने की आवाज भी जस्ट उस कुत्ते के खांसने की आवाज जैसे ही मैच करेगी। इसको हिंदी में कहा भी जाता है ना, जिसको हम लोग सपोज कीजिए हुपिंग कफ कह रहे हैं ना। हुप का मतलब क्या है, उसी कुत्ते जैसी खांसी, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसी पिकुलियर साउंड को हुप कहा जाता है। यानी व्यक्ति के खांसने की जो आवाज होगी ना, वो हुप जैसी होगी, यानी कुत्ते के खांसने जैसी होगी, इसलिए इस तरीके के खांसी को हुपिंग कफ यहां पर नाम दे दिया गया, और व्यक्ति बेदम होकर उसकी मौत हो जाती थी, है ना। इसी खतरनाक बीमारी का नाम है हुपिंग कफ। तो आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है फीचर में, एक ही लाइन का फीचर याद रखना है। ये पूछेगा सपोज कीजिए हुप कब उठा, यानी व्यक्ति को खांसी कब उठी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हुआ या एक्सपायरेशन हुआ। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हुआ ना, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ही उसमें खांसी उठ गई, हुप उठ गई, कुत्ते के समान वो खांसने लगा, यानी एयर तो अंदर गया ही नहीं। जब एयर अंदर गया ही नहीं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ऐसी खतरनाक बीमारी का नाम हुआ करता है हुपिंग कफ, जिसको हम लोग पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, और हिंदी में इसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है। सिंपल, तो हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में ये नाम रहे तो शायद आपको दिमाग में याद रखना काफी आसान हो जाए कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ हुप। हुप का मतलब क्या है, तो कुत्ते के खांसने की वजह से जो पिकुलियर साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी पिकुलियर साउंड को हुप कहा जाता है। यानी फीचर में मैं बस एक ही लाइन लिख सकता हूं, हुप्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। हुप मतलब उस खांसने की आवाज,
सांस लेते समय जो खांसने की आवाज प्रोड्यूस होती है ना, कुत्ते के खांसने जैसी आवाज, इसी को हूप कहते हैं। तो बस इतने छोटे से चीजों को आपने याद रख लिया, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। तो फीचर्स में क्या लिख सकते हैं, हूप ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, हूप WHOOP, हूप ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, हूप ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, है ना। अगला फीचर क्या लिख सकते हैं, ब्रीथलेसनेस, इसकी वजह से व्यक्ति क्या होगा, सांस लेने की उसकी स्थिति नहीं रह जाएगी, ब्रीथलेसनेस, और इसकी वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी, और इसी खतरनाक बीमारी को कहा जाता है परट्यूसिस। अब तो होता नहीं है, अब तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता, ऑलरेडी मैंने आपको जिक्र कर दिया, डीपीटी नाम की वैक्सीन अवेलेबल है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, तीनों बीमारियों से इकलौती वैक्सीन है जिसको लोग ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे को अब इसके पूरे के पूरे डोज पड़ चुके रहते हैं, इसलिए ये बीमारी अब देखने को नहीं मिलती। तो जिस तरीके से दुनिया में डिप्थीरिया अब देखने को नहीं मिल रही है, वैसे ही परट्यूसिस भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे को शायद टीका अगर नहीं पड़ा रहे जन्म के बाद में, तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इरेडिकेट हो गई है। इरेडिकेट कोई बीमारी हो गई यानी दुनिया से विलुप्त हो गई, गायब हो गई, आप तभी अनाउंस कर सकते हैं जब वो बीमारी किसी भी कीमत पर दुनिया के किसी भी व्यक्ति में आपको देखने को ना मिले। लेकिन ये बीमारी तो देखने को मिल जाएगा अगर आपने बच्चे का टीकाकरण नहीं कराया होगा तो, यानी कि इसको आप इरेडिकेटेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, डीपीटी की मदद से इसको हम लोग कंट्रोल करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। इतने चीजों को याद रखिएगा। मैं कुछ चैट्स वगैरह यहां पर देख रहा हूं, काइंडली इसकी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे बाकी चीजों को भी जानने का मौका मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन एक बार रिपीट कर दीजिए, कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आपको मिलेगा। सिंपल, अगर आप अपने स्टूल को पास आउट नहीं कर पा रहे तो इसी को कॉन्स्टिपेशन कहा करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स अगर आपको कहीं पे मिलेंगे ना, तो आप उसको डिक्शनरी या नेट पर भी सर्च कर सकते हो। उम्मीद करते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इन दिस केस इमीडिएट डेथ हैपेंस, बिल्कुल इमीडिएट डेथ यहां पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिप्थीरिया हो गया, परट्यूसिस हो गया, आपको ही पता है। अगले डिजीज के ऊपर हम लोग जंप करने वाले, जिसका नाम है टेटनस, है ना, क्योंकि एक सीरीज है, एक वैक्सीन के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो एक सीरीज है। चलिए अगली बीमारी पर जंप करते हैं। तो ये देखिए, मैंने अगली बीमारी का नाम लिख दिया, दैट इज कॉल्ड टेटनस। इस टेटनस को कुछ लोग लॉकजॉ के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं आपको दिखेगा, है ना। तो हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लॉकजॉ नाम आगे भी आएगा, लेकिन फिर भी चलिए मैंने लिख भी दिया, टेटनस को कुछ लोग लॉकजॉ नाम से भी संबोधित करते हैं। सीधे जंप करते हैं हम लोग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, है ना। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। फिर से देखिए, नाम में ही क्लू आपको दे देता है कि क्या नाम होना चाहिए, है ना। तो लिखता हूं मैं यहां पर क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। आपको फिलहाल मैं एक शब्द से, एक नए शब्द से परिचय करा देता हूं। इस नए शब्द का नाम है न्यूरोट्रॉफिक डिजीज, है ना। पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए मैंने टेटनस, जिसको लॉकजॉ भी कहते हैं, इसके आगे ब्रैकेट में ये देखिए मैंने लिख दिया यहां पर, इट्स ए न्यूरोट्रॉफिक डिजीज, इट्स ए न्यूरोट्रॉफिक डिजीज। तो ये देखिए मैंने लिख तो दिया। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, वैसी बीमारियां जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होता है ना, वैसी हर बीमारियां जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, वैसी बीमारियों को न्यूरोट्रॉफिक डिजीज कहते हैं। अभी हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग वायरल डिजीज भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज में दो न्यूरोट्रॉफिक डिजीज में आपको पढ़ाऊंगा। दो न्यूरोट्रॉफिक डिजीज होगा, जैसे कि एक आपको नाम सुनने को मिल रहा है टेटनस, एक और नाम आपको थोड़ी देर के बाद सुनने को मिलेगा, नाम होगा लेप्रोसी, है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज में मैं आपको दो न्यूरोट्रॉफिक डिजीज पढ़ाऊंगा। वैसे ही जब वायरल डिजीज में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पर फिर से दो और न्यूरोट्रॉफिक डिजीज हम लोग को सुनने का मौका मिलेगा। एक का नाम रखेंगे पोलियो, एक का नाम रखेंगे रेबीज, है ना। यानी ओवरऑल आपको 4 न्यूरोट्रॉफिक डिजीज जानने की जरूरत है जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होते हैं, वैसी बीमारियों को न्यूरोट्रॉफिक डिजीज कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दे दिया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेटनस, उसके बाद पढ़ेंगे लेप्रोसी, उसके बाद वायरल में हम लोग पढ़ेंगे रेबीज, वायरल में हम लोग पढ़ेंगे पोलियो। ये 4 न्यूरोट्रॉफिक डिजीज आपको जानने हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन 4 में से सिर्फ लेप्रोसी ही ऐसी इकलौती बीमारी होगी जिसमें सेंसरी नर्व डैमेज होगा, बाकी सभी में मोटर नर्व डैमेज होते हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको याद आ रहा होगा सेंसरी नर्व्स किसे कहते हैं, मोटर नर्व्स किसे कहते हैं। जो मैसेज ले जाने का काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के पास जो मैसेज जाते हैं, ले जाने वाले नर्व्स को हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। और वापस जो मैसेज लेकर आते हैं किसी भी हिस्से तक, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के किसी भी हिस्से तक मैसेज पहुंचाने वाले नर्वस सिस्टम को हम लोग कहा करते हैं मोटर नर्व। तो ध्यान रखिएगा, जो 4 न्यूरोट्रॉफिक डिजीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें इकलौती बीमारी लेप्रोसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं ना,
आएगा थोड़ी देर में। तो लिप्रोसी यानी कुष्ठ रोग इकलौती ऐसी बीमारी होगी जिसमें सेंसरी नर्व डैमेज होगा, बाकी सभी बीमारियों में मोटर नर्व डैमेज होगा। तो देखिए याद रखना भी कितना आसान है, यानी जिस बीमारी को टेटनस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या डैमेज होने वाला है, न्यूरोट्रॉफिक डिजीज है, व्यक्ति का मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा। देखते हैं कहां का होगा। तो देखिए मैंने पहले तो लिख दिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अब सीधे आते हैं मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन, शरीर पर कैसे हमला करेगा या कैसे इसकी एंट्री होगी। तो चलिए मैंने हेडिंग लिख लिया यहां पर मोड ऑफ इन्फेक्शन, हेडिंग लिख लिया, ये देखिए मैंने मोड ऑफ इन्फेक्शन, है ना, मोड ऑफ इन्फेक्शन शरीर पर कैसे आएगा। जनरली देखिए इतना तो हम लोग अभी तक बचपन से आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जब भी कहीं पर भी कट जाता है या छिल जाता है ना, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, कट जाते हैं, छिल जाते हैं या ब्लीडिंग वगैरह होती है ना, तो जनरली लोग क्या करते हैं, घबरा करके टेटनस के लिए एक इंजेक्शन, टेटनस ना हो, है ना, टेटनस ना हो, लोग इसके लिए एक इंजेक्शन ले लेते हैं तत्काल, है ना। वो इंजेक्शन क्या है, कैसा काम करता है, थोड़ी देर में हम लोग सुन लेंगे, है ना। लेकिन एक तो चीज आप जानते हो कि कहीं पर भी कट जाते हैं या छिल जाते हैं, ब्लीडिंग जैसे कंडीशन होते हैं, कुछ छोटी मोटी दुर्घटना घट जाती है, तो अक्सर लोग घबरा करके टेटनस ना हो इसके लिए कुछ इंजेक्शन जाकर ले लेते हैं। यानी एक चीज तो तय है कि इस तरीके के माइक्रोब यानी इस तरीके के बैक्टीरिया की एंट्री कहां से हो रही है, कटे हुए या छिले हुए स्थान से इसकी एंट्री हो रही है। लेकिन क्या वाकई किसी भी चीज से कट जाए या छिल जाए तो क्या इसकी एंट्री हो सकती है? जवाब नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आखिर किन चीजों से कटने या छिलने पर इसकी एंट्री हो सकती है? तो दो चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला तो कुछ ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट जिस पर जंग लगा हुआ हो, शार्प है या नहीं है दैट इज डिफरेंट थिंग, यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर जंग लगा हो। तो ज्यादातर कहा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, उस जंग दैट मींस रस्ट के ऊपर रहता है। रस्ट के ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि इस बैक्टीरिया को मॉइस्चर पसंद है, और आप तो जानते हो जहां भी जंग लगता है, जहां पर रस्टिंग आपको देखने को मिलती है, वहां मॉइस्चर रहता है तभी जंग लगता है, बगैर मॉइस्चर के जंग नहीं लगता। यानी इस बैक्टीरिया को मॉइस्चर पसंद है, और इसलिए अक्सर जंग लगे हुए अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर उससे अगर व्यक्ति कट जाए, छिल जाए, तो बिल्कुल इसके एंट्री करने की संभावना रहती है। लेकिन क्या वाकई यही कि और भी कोई रास्ता है? एक और रास्ता है, मिट्टी से भी। जैसे आपने देखा होगा या सुना भी होगा, लोग सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे लोगों के हाथ छिल गए, पैर छिल गए, तब भी जाकर लोगों को टेटनस ना हो इसके लिए इंजेक्शन लेने पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर डस्ट पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, है ना, सैंड पार्टिकल्स हैं, है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट होता है, और इसलिए इस माइक्रोब के वहां पर भी रहने की संभावना होती है। वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहे ना, तो किसी भी चीज से कट जाए या छिल जाए तो लोगों को इससे बचने के इंजेक्शन ले लेने चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिन भी चीजों से मुझे कट रहा हो या छिल रहा हो या घाव हो रहा हो इंजरी की वजह से, खुले आंखों से तो किसी ने देखा नहीं कि उसमें माइक्रोब है कि नहीं। बिल्कुल आप सोच लीजिए, मान लेते हैं इसी क्लासरूम में जहां पर मैं हूं और इसी पेन से कट जाए, मान लेते हैं इस पेन से किसी वजह से कट गई हो, तो पेन तो प्लास्टिक है, अब आपको लगेगा प्लास्टिक से कट गई तो क्या होगा, लेकिन इस प्लास्टिक में क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है कि नहीं, क्या देखा है किसी ने? क्या किसी ने माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करके रखी है? नहीं ना। यानी कि जनरली कहा जाता है कि किसी भी तरीके से कट जाए, छिल जाए, जंग लगी हुई चीज से कट जाए, छिल जाए तो पक्का बहुत 100% बहुत जबरदस्त संभावना है यहां पर, है ना। या मिट्टी से कट जाए या रोड पर किसी सैंड पार्टिकल से कट जाए वगैरह वगैरह, तब तो तत्काल लेना चाहिए। लेकिन जनरली दिमाग में रखिएगा, किसी भी चीज से कट जाए, छिल जाए तो इसके होने की संभावना है। तो चलिए सिंपल भाषा में लिखते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम कट्स एंड वुंड्स, फ्रॉम कट्स, उंड्स, कट मतलब कटे हुए स्थान, उंड्स मतलब घाव, लैसरेशंस, लैसरेशन समझते हो, छिलने को लैसरेशन भी कहते हैं, है ना। उंड मतलब घाव होता है, लेकिन लैसरेशन मतलब होता है छिला हुआ स्थान या छिल जाने को लैसरेशन भी कहते हैं, है ना। तो फ्रॉम कट, उंड्स, लैसरेशंस, लैसरेशंस, है ना, लैसरेशंस, स्पेशली फ्रॉम रस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशली फ्रॉम rusted instruments or soil sand particles etc मैं कर देता हूं क्योंकि इसके लिए कुछ रूल बना नहीं है। अब सीधे जंप करते हैं हम लोग इसके ऊपर फीचर, सीधे आते हैं फीचर, देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनना है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को कटा, छिला और वहां से बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, इसने शरीर के अंदर प्रवेश करने में सफलता हासिल कर ली, करेगा क्या, है ना, मोटर नर्व को डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा और कहां के मोटर नर्व को डैमेज करेगा? तो ध्यान रखिए, शरीर में इंटर करने के बाद एक खास तरीके के जहर को रिलीज करता है, उस जहर का नाम होता है टिटैनोस्पैज्मिन।
जहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? टॉक्सिन कहा करते हैं। तो शरीर में इस माइक्रोब की एंट्री होने के बाद ये शरीर में अंदर की तरफ आकर एक खास टॉक्सिन जहर को रिलीज करेगा, नाम होगा टिटैनोस्पैज्मिन। अब वो टिटैनोस्पैज्मिन नाम का टॉक्सिन क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। जो टिटैनोस्पैज्मिन नाम का टॉक्सिन दो जगह के मोटर न्यूरॉन को डैमेज करेगा। पहला तो जबड़े के मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, जबड़े है ना, जिसको हम लोग जॉ कहते हैं। तो जस्ट इमेजिन, जबड़े के मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज कर दिया तब तो जबड़ा हिलेगा नहीं, क्योंकि जबड़े को हिलाने के लिए, मूव कराने को, वैसे भी मैक्सिला तो हिलता नहीं है, हिलता तो मैंडिबल है। तो यानी कि मैंडिबल तो अब हिलेगा नहीं, तो मैंडिबल ये अगर हिलेगा नहीं यानी मैंडिबल क्या हो गया? जाम हो जाएगा। इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? देखिए, लॉक जॉ भी कहते हैं। तो पहला इसने जबड़े के मोटर न्यूरॉन पर हमला कर दिया, वो डैमेज हो गया, व्यक्ति जबड़ा हिला नहीं पाएगा, लॉक जॉ की कंडीशन होगी। और दूसरा, ध्यान से सुनेगा, और दूसरा, शरीर के अगले हिस्से के जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, इसको भी इसने डैमेज कर दिया। ये लीजिए, शरीर के अगले हिस्से के मोटर न्यूरॉन को डैमेज किया, यानी अगले हिस्से के मसल्स काम नहीं करेंगे। अगर अगले हिस्से के मसल्स काम नहीं करेंगे, आप तो जानते हो शरीर के अगले हिस्से के जो मसल्स होते हैं और शरीर के पीछे के जो मसल्स होते हैं ना, एक बैलेंस में काम करते हैं, एक बैलेंस में काम करते हैं, तब जाकर हम लोग स्ट्रेट ऐसे रह पाते हैं। लेकिन अब क्या होगा? अगले हिस्से के मसल्स तो काम नहीं करेंगे, उनकी तो पैरालिसिस हो गई। तो किस जगह के मसल्स काम करने लगेंगे? पीछे के मसल्स तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। नतीजा, पीछे के मसल, आगे के मसल काम करना बंद कर चुके, पीछे के मसल्स काम कर रहे हैं। तो पीछे के मसल्स काम करेंगे तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। यानी पीछे के मसल काम करेंगे तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जस्ट इमेजिन, आगे के मसल अब काम कर नहीं रहे, पीछे के मसल काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे मतलब इनकी लंबाई कम होगी। अगर पीछे के मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, लंबाई कम होगी, तो व्यक्ति की हालत कैसी होती चली है? जरा सोचिए, व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे पीछे की तरफ ऐसे ऐसे बेंट होने लगेगा, पीछे की तरफ इस तरीके से। परमानेंट है, ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट बेंडिंग है, इसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन्स वापस नहीं आते। तो व्यक्ति का शरीर क्या हो रहा है? बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है, पीछे की तरफ बेंडिंग हो रहा है। जरा सोचिए, खड़ा रहेगा तो भी पीछे मुड़ा हुआ रहेगा, बैठा रहेगा तो भी पीछे मुड़ा रहेगा, लेटा रहेगा तो भी पीछे मुड़ा रहेगा। जस्ट इमेजिन, व्यक्ति लेटा रहेगा तो इसका व्यक्ति, जनरली जब भी हम लोग लेटते हैं तो हम लोग का शरीर कैसा रहता है? ये है हेड, ये है बॉडी और ये है लेग्स। ये है हेड, ये है बॉडी, ये है लेग्स। लेकिन इसमें व्यक्ति के जो बीच का हिस्सा है ना, जो बॉडी का हिस्सा है, पीछे की तरफ बेंड हो रहा है ना। तो जस्ट इमेजिन, व्यक्ति का शरीर देखने में कैसा दिखेगा? जस्ट इमेजिन, व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे देखिए ऐसे पीछे की तरफ मुड़ने लगेगा, है ना। समय के साथ क्या होगा? ये बेंडिंग और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और ये देखिए व्यक्ति का शरीर इस तरीके से पीछे बहुत ज्यादा मुड़ जाएगा, है ना। पीछे की तरफ पूरी तरीके से क्या होगा? बेंड कर जाएगा। बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ बॉडी, है ना, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ बॉडी। यहां पर धनुष के समान इसने शेप ले लिया। धनुष तो याद होगा, धनुष, तीर धनुष, है ना, धनुष के समान हो गया। धनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? बो कह सकते हैं शायद, है ना, शायद यही कहते हैं, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तो हेड है, लेग्स है, शरीर उसका बिल्कुल धनुष के समान बैकवर्ड इस तरीके से बेंड हो गया, बो लाइक बॉडी इसमें देखने को मिला। जस्ट इमेजिन, अगर एक व्यक्ति की ऐसी हालत हो चुकी है, खड़े रहने पे भी, बैठे रहने पे भी, सोए रहने पे भी क्या क्या चीज टूट गए या मुड़ गए, जरा सोचिए तो। उसका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज मुड़ गया होगा, पूरा का पूरा फूड पैसेज मुड़ गया होगा, पूरे के पूरे वर्टिब्रा उसके टूट गए होंगे, स्पाइनल कोड बिल्कुल इंज्योर्ड हो चुका रहेगा, और व्यक्ति की बहुत ही बुरे तरीके से मौत होगी। नो सॉल्यूशन व्हाट्सएवर। इसलिए टेटनस का कोई इलाज इस तरीके से, यानी एक बार व्यक्ति ऐसी स्थिति में चला गया तो व्यक्ति की मौत बिल्कुल गारंटीड है, इसको आप नहीं बचा सकते। यानी एक ही व्यक्ति काम कर सकता है कि जब भी ऐसी संभावना हो तो इससे बचने के लिए एक खास इंजेक्शन ले लेना होता है, क्योंकि एक बार ऐसी घटना घट गई तो फिर उसका समाधान नहीं है। तो चलिए उस इंजेक्शन का नाम मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ फीचर यहां पर लिख देता हूं। समझाने के लिए तो मैंने आपको समझा दिया, है ना, समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। सीधे मैं फीचर यहां पर लिख लेता हूं। तो फीचर में क्या क्या लिखना चाहिए? पहला, इट रिलीजेज ए टॉक्सिन, इट रिलीजेज ए टॉक्सिन कॉल्ड टिटैनोस्पैज्मिन, कॉल्ड टिटैनोस्पैज्मिन। और अगला खेल कौन करता है? अगला खेल ये टिटैनोस्पैज्मिन नाम का जहर यानी टॉक्सिन करेगा। तो चलिए देखते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं ये क्या करेगा। इट डैमेजेस मोटर न्यूरॉन्स, इट डैमेजेस मोटर न्यूरॉन्स especially of jaw muscles, resulting in locked jaw, and also the motor neurons of
and also damages the motor neurons of front of body resulting in backward bending of body like bow, backward bending of body like bow, है ना। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉलोड बाय डेथ। डेथ कैसे हो गई मैंने आपको बता ही दिया, फॉलोड बाय डेथ। डेथ क्यों हो गई, क्योंकि व्यक्ति का रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल मुड़ चुका है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल मुड़ चुके हैं, पूरा का पूरा फूड पैसेज मुड़ चुका है, यानी व्यक्ति अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है, भोजन वगैरह भी नहीं कर पा रहा है, पूरे के पूरे वर्टिब्रा टूट गए होंगे, अंदर का स्पाइनल कॉर्ड इंज्यूर्ड हो चुका होगा और उसकी इस तरीके से मौत हो जाती है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है, एक खास इंजेक्शन लोग जाकर ले लेते हैं। उस इंजेक्शन का नाम होता है एंटी टेटनस सीरम, छोटे में कहा जाता है ATS। आखिर उसमें होता क्या है, इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी रहते हैं। जैसा कि फिलहाल आजकल की बीमारी जो हम लोग ग्रसित हैं, आप लोगों ने नाम में सुना होगा कि कुछ लोगों को जैसे कि एंटीबॉडी, प्लाज्मा थेरेपी वगैरह आपने कुछ हद तक नाम सुनकर रखा था, है ना। एक चीज बेसिक तो हालांकि इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये तो आप जानते हो जब भी कोई माइक्रोब का हमला होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो बाजार से हम लोग क्या खरीद कर लाते हैं, वो जो 10 रुपए या 20 रुपए की जो इंजेक्शन आपको मिलती है, उसमें टेटनस के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज होते हैं। किसको न्यूट्रलाइज करेगा, बैक्टीरिया वगैरह को नहीं करेगा, जितना भी जहर उसने छोड़ा होगा ना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो टेटनस के बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए गए टॉक्सिन टिटेनस प्लाज्मिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, और इसलिए उस इंजेक्शन को ATS कहा जाता है, एंटी टेटनस सीरम। तो कभी भी पूछे तो ध्यान रखिएगा, उसमें एंटीबॉडीज होते हैं टिटेनस प्लाज्मिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। तो सीधे आते हैं हम लोग, मैं उसका नाम यहां पर लिख देता हूं कहीं ना कहीं, मैं यहां पर कहीं पर यहीं पर नीचे लिख देता हूं, है ना। ATS इसका पूरा नाम था एंटी टेटनस सीरम। Anti-tetanus serum is given soon after injury. Soon after इंजरी। मेरे पास जगह की कमी है लेकिन मैंने आपको समझा दिया। ATS एंटी टेटनस सीरम में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। किसके अगेंस्ट, टिटेनस प्लाज्मिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होते हैं। नतीजा ये टॉक्सिन चाह कर भी व्यक्ति के शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और व्यक्ति की जान बची रह जाती है। तो सिंपल इतने थ्योरी को आप याद रखिएगा। तो 3 बीमारी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, और नहीं होने देना है तो वैक्सीन है जिसका नाम है DPT। तो DPT वैक्सीन है, उसमें T फॉर टेटनस वो वैक्सीन है, लेकिन ध्यान रखिएगा वैक्सीन लेना किसी भी बीमारी से के ना होने देने की कोई गारंटी नहीं होती। फिलहाल जैसे कि आप जानते हो, फिलहाल भी कई सारे वैक्सीनेशन के अभियान यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लेना एक उम्मीद जरूर है कि आपको उस बीमारी से बचा लेगा, लेकिन वैक्सीन लेना गारंटीड कतई नहीं होते। तो अब आप पूछोगे जब एक बच्चे को DPT नाम की वैक्सीन पढ़ी चुकी थी तो फिर उसे ATS की जरूरत क्या है। सवाल उठता है कि अगर बच्चे को DPT की वैक्सीन पढ़ी चुकी थी तो ये 100% श्योर थोड़ी है कि DPT में टेटनस से 100% बचा ही लेगा। हो सकता है कि ना बचा पाए, तब तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसलिए DPT लिए हो या ना लिए हो, ATS जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी संभावना होगी तो नहीं आने देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मैं देख रहा हूं कुछ क्वेश्चंस छोटे मोटे आते रहते हैं, है ना। अगर आप ध्यान दें पढ़ाई पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं वापस कर रहा हूं, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस आती है। आगे बढ़ रहा हूं। सर रस्ट आयरन पार्टिकल से कटिंग होती है तब लेते हैं ना। आप लोग सिर्फ सुनेंगे, मैं सबको रिक्वेस्ट एक बार कर रहा हूं, क्या पढ़ना है, कितना जानना है, क्या होता है नहीं होता है, वो जो मैं बताऊंगा बस वो आपको सुनना है, दिमाग में रखना है। आपके मन में अगर कुछ अतिरिक्त प्रश्न आते होंगे, जिससे कि होता है ना कि जानने की बहुत सारी इच्छा, तो मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चलने वाले हैं। तो आप मुझसे अलग से बातचीत कर सकते हैं क्लास के बाद, या आप चाहें तो नेट पर भी आराम से इसको सर्च कर सकते हो, है ना। इसलिए क्या होता है नहीं होता मुझे वो बहुत ज्यादा नहीं सुनना। क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं। रस्ट आयरन पार्टिकल से कटिंग होती है तब लेते हैं ना। तो अब राजा कुमार अब क्या लेते हैं नहीं लेते हैं मैंने तो बता दिया, अब आपको रखना है तो बेहतर दिमाग में रखें।
फोमाइड बॉन्ड डिजीज, इसको हम लोग फोमाइड बॉन्ड डिजीज नहीं कहेंगे। फोमाइड बॉन्ड डिजीज तब कहते हैं जब किसी चीज के शेयरिंग से बीमारी होती है। सपोज कीजिए मैंने पेन को टच किया हुआ है, मैंने अपने चश्मे को टच किया हुआ है, मैंने किसी पेंसिल को टच किया हुआ है, मैंने ग्लास टच किया हुआ है, मैंने किसी बर्तन को टच किया हुआ है, मैंने किसी कंप्यूटर के किसी पार्ट को टच किया हुआ है ना, मैंने किसी दरवाजे के नॉब को टच किया हुआ है, तो ऐसे किसी तौलिए को टच किया हुआ है, कंघी को टच किया हुआ है, तो ऐसे चीज जिसको कॉमन बिलोंगिंग्स हम लोग कहा करते हैं, जिसको घर के कई सारे लोग अक्सर इस्तेमाल कर लिया करते हैं एक दूसरे का, वैसे चीजों से अगर होता है तब उसे फोमाइड बॉन्ड कहते हैं। कटने से, इंजरी होने से, छिलने से होने वाली बीमारी को एक्सीडेंटल डिजीज कहा करते हैं, ना किसी फोमाइड बॉन्ड कहेंगे। तो ये एक एक्सीडेंटल डिजीज भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन है इसे हम लोग न्यूरोट्रॉफिक डिजीज कहें तो ज्यादा अच्छा है। इंक्यूबेशन पीरियड डजंट मैटर। इन केस ऑफ न्यूरोट्रॉफिक डिजीज इंक्यूबेशन पीरियड डजंट मैटर। और इंक्यूबेशन पीरियड वैसे भी बहुत सारी बीमारियों में आपको पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। व्हाई नॉट? क्यों इंक्यूबेशन पीरियड आजकल महत्वपूर्ण नहीं रह गया है? क्योंकि आप आजकल बिल्कुल बहुत अच्छे से आप सुनते हो कि एक वायरस है जो कि हमेशा अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है और रूप को परिवर्तित करके शरीर के ऊपर हमला कर रहा है। यही नहीं, कोई भी माइक्रोब की आदत होती है कि अपने रूप में परिवर्तन करता रहता है। हालांकि वायरस इस काम में काफी माहिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया बहुत पीछे हैं। तो किसी भी माइक्रोब की आदत होती है अपने रूप में बदलाव करने की। हो सकता है उसका एक रूप 10 दिनों में शरीर के अंदर लक्षण पैदा करता हो सकता है उसका कोई दूसरा रूप मात्र 2 घंटे में अपने असर को दिखा दे, है ना। इसलिए आज के साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड डजंट मैटर एट ऑल। बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए देखिए, मैं आपको किसी को भी इंक्यूबेशन पीरियड में ही बता रहा हूं। तान्या प्रिया का क्वेश्चन है, सर बॉडी को डीपीटी दिया जाता है ना, तो इसमें तो टेटनस भी होगा, तो फिर बार बार क्यों इंजेक्शन? मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया। इफ यू टेकन डीपीटी, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सर टॉक्सिन के नाम एक बार फिर से लिख दीजिए। टॉक्सिन का नाम टिटैनोस्पैज्मिन है। टॉक्सिन का नाम टिटैनोस्पैज्मिन है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। स्पेलिंग ऑफ टॉक्सिन रिलीजेस टिटैनोस्पैज्मिन, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है TETANO, टिटैनोस्पैज्मिन, SPASMIN, टिटैनोस्पैज्मिन। स्पैज्म का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मसल्स में जब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, इसी को कहते हैं स्पैज्म, है ना। तो आप देख रहे होगे इसमें जॉ मसल्स वॉलंटरी मसल्स हैं और फ्रंट के मसल्स वॉलंटरी मसल्स हैं, लेकिन इसमें इनवॉलंटरी अपने आप मूवमेंट हो रहे हैं, स्पैज्म हो रहा है। इसलिए नाम में ही देखिए क्लू दे दिया जाता है, नाम है टिटैनोस्पैज्मिन, जो कि शरीर के मसल्स के स्पैज्म कराने के लिए जाना जाता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कह दिया है ना कि डीपीटी, जैसे कि आपने कहा कि डीपीटी के इंजेक्शन के बाद भी पर्ट्यूसिस हो सकता है। तो कोई भी वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी से बचाने की गारंटी नहीं होती, बस एक कोशिश होती है ना। तो ना ही वैक्सीनेशन किसी बीमारी से बचाने की गारंटी होती है, ना ही डॉक्टर के द्वारा किया जाने वाला ट्रीटमेंट किसी बीमारी से बचाने की गारंटी होता है। डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं, वैक्सीन भी कोशिश ही करते हैं, लेकिन हो सकता है जैसे कि आपने सुना होगा, फिलहाल जो वैक्सीन हम लोग इस बीमारी के ले रहे हैं मात्र 80 to 82% उसकी सक्सेस रेट है। तो 80 to 82% सक्सेस रेट है, मतलब 100 में से 18 से 20 लोग ऐसे भी हैं जिस पर उस वैक्सीन का शायद असर देखने को ना मिले और शायद वैक्सीन लेने के बावजूद मारे जाएं। इसका मतलब ये होता है। तो वैक्सीन लेना किसी भी बीमारी से बचाने की गारंटी नहीं होता है। इसलिए आज के डेट में डिप्थीरिया हो या पर्ट्यूसिस हो या टिटनस हो, इसको बहुत हद तक हम लोग लगाम लगाने में सक्षम हो पाए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया से गायब हो गया, है ना। तो ये आप नहीं कह पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिलेबस को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग को सुनना होगा, सबसे बेहतरीन चीज है डिजीज पढ़ने का कि मन में क्वेरी उठते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं आप जिस एज ग्रुप में हैं, आप जिस चीज की तैयारी करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो मन में क्वेरीज आते हैं। लेकिन ऑलरेडी मेरी कोशिश होती है कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मैं खुद ब खुद नेचुरली बोल दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी मैं भी लगभग आपकी तरह ही सोचता हूं, है ना, कि स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, मैंने किन लाइंस को कहा, आपके दिमाग में क्या घूम रहा होगा। कहीं ना कहीं तो मेरा दिमाग भी आपकी तरह सोचने लगता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है और डरने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। राजा कुमार ने कहा कि आपसे डर लगता है, क्यों डर लगता है पता नहीं, आपको टेटनस से डरना चाहिए, ना कि मुझसे डरना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, अगली बीमारी के ऊपर जम करते हैं, नाम है उसका ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले डिसऑर्डर का नाम हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड
ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को और क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग कॉच डिजीज भी कहते हैं। रॉबर्ट कॉच, ये नाम आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट का नाम रहा है, काफी विख्यात साइंटिस्ट है। इन्होंने इसके बारे में काफी डिटेल में जानकारी दी थी, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए, इज्जत देने के लिए इस बीमारी को लोगों ने कॉच डिजीज भी कहा, है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा नाम हो गया कॉच डिजीज, कॉच डिजीज। चलिए ध्यान से सुनना होगा, ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एक खास बैक्टीरिया, उसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। अच्छे से लिख देता हूं, देखो मैं कितनी भी अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, मेरे हैंडराइटिंग में कोई सुधार होने वाला है नहीं। अब हम लोग पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, है ना। ये देखिए मैक्रोब का नाम थोड़ा अच्छे हैंडराइटिंग में मैंने लिखा है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। मोड ऑफ इन्फेक्शन पर आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में भी मोड ऑफ इन्फेक्शन या साइट ऑफ इन्फेक्शन वही है जो कि ऑलरेडी आपने निमोनिया में सुनकर रखा है, सब कुछ लगभग वैसा ही है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, सीधे आते हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? ये भी हवा के रास्ते शरीर में प्रवेश करने वाला है ना। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन लिख सकते हैं हम लोग एयरबॉर्न, इसी को हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहा करते हैं। ये देखिए मैंने लिख लिया। और सीधे आते हैं हम लोग फीचर्स के ऊपर जंप करते हैं, सीधे फीचर्स के ऊपर पहले जंप करते हैं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को टीबी है, इसी को आम बोलचाल की भाषा में लोग छोटा में क्या कहते हैं? लोग इसी को टीबी कहा करते हैं, है ना। देखिए मैं साइड में यहां पर लिख दे रहा हूं, ये देखिए इसके स्पेलिंग में टीबी है और बी भी है, लोग इसी को छोटा में लोग टीबी भी कहा करते हैं, है ना। तो टीबी इसको कहते हैं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। वैसे ध्यान रखिएगा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ रहे हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब पल्मोनरी शब्द कहीं पे भी रहता है, नहीं लंग्स की बात की, वेरी सिंपल। तो हेडिंग देखिए मैं थोड़ा और इसको बेहतर कर देता हूं, हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठता होगा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहने की क्या जरूरत है, सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस से भी तो काम चल सकता है। तो जवाब ये है, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज था, ध्यान से देखिए इधर। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इसको क्यों कहते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि लंग्स के ऊपर टीबी का जब हमला होता है ना, इस माइक्रोब का हमला होता है, तब जो फीचर्स आते हैं हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस शरीर के और भी दूसरे जगहों पर होता है। सपोज कीजिए फीमेल में ओवरी में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, हम लोग के अंदर इंटेस्टाइन्स में भी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, है ना। बहुत सारे बोन, जो हड्डियां होती है बोन्स के, बोन के भी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। तो बोन का ट्यूबरकुलोसिस होता होगा तो फीचर अलग होता होगा, इंटेस्टाइन के ट्यूबरकुलोसिस होंगे तो फीचर अलग होंगे, फीमेल में ओवेरियन ट्यूबरकुलोसिस होंगे तो उसके फीचर्स अलग होंगे। तो उतने सारे चीज डिटेल्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इन शॉर्ट आल्सो नोन एज कॉक्स डिजीज, इन शॉर्ट रिटन एज टीबी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, मोड ऑफ इन्फेक्शन है एयरबॉर्न है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जस्ट इमेजिन किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस रहा है, उसने खांस दिया, छींक दिया, किसी भी टीबी के पेशेंट ने अगर खांस दिया, छींक दिया, जिसको ये बीमारी, जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसके जो खांसने या छींकने की वजह से, सेम चीज याद कीजिए निमोनिया में भी होता था, तो उसके खांसने या छींकने से जो भी पार्टिकल्स हैं हवा में फैल जाएंगे, और उस वो पार्टिकल अगर किसी नए व्यक्ति के शरीर में अगर एंट्री करने में सफल हो गए तो उसमें भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस आ सकता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या कहेंगे? एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहेंगे। जस्ट इमेजिन लंग्स के अंदर प्रवेश किया, अब प्रवेश करके क्या करेगा? निमोनिया भी किसके ऊपर अटैक करता था? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जहां पे एल्वेली होते हैं, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, उसी को हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसी निमोनिया की तरह ट्यूबरकुलोसिस भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर हमला कर बैठा है, यानी कि लंग्स के एल्वेली वाले एरिया में इसने हमला कर दिया। चलिए कुछ इमेज से देखते हैं। तो ये मान लेते हैं ये रहा लंग्स, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर्स बनाता हूं, है ना। ये रहा लंग्स की इमेज, है ना, ये रहा लंग्स की इमेज। इस तरीके से हम लोग लंग्स को जनरली ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से। तो अगर ये लंग्स के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गया तो क्या करेगा? लंग्स के अंदर छोटे छोटे पैचेज में, पैचेज किसे कहते हैं? पैचेज मतलब धब्बे में, छोटे छोटे स्पॉट्स में, इंग्लिश में आप उसको स्पॉट भी कह सकते हो, है ना। तो लंग्स के अंदर छोटे छोटे पैचेज में, छोटे छोटे स्पॉट्स में ये हमला करेगा और वहां के जगह को डैमेज करेगा, इतने जबरदस्त डैमेज करेगा कि वहां ब्लीडिंग होने लगेगी।
सपोज कीजिए ये देखिए यहां पर उसने हमला कर दिया, ये देखिए धब्बे के रूप में, इंटरनली यहां पर ब्लीडिंग हो रही होगी, ये देखिए यहां हमला किया, ब्लीडिंग हो रही होगी, यहां हमला किया, ब्लीडिंग हो रही है, 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 यहां हमला किया, ब्लीडिंग हो गई, है ना। इस तरीके की चीजें लक्षण यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। इस बैक्टीरिया ने भी क्या किया, इस बैक्टीरिया ने भी लंग्स के अंदर प्रवेश करके एक जहर छोड़ा, उस जहर का नाम होता है ट्यूबरकुलिन। टिटनस में टॉक्सिन का नाम था टिटैनोस्पैज्मिन, यहां पर टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलिन। तो चलिए लिख कर बात करते हैं। तो मैंने ये देखिए मैंने लिख दिया, एक एरोस में खींचता हूं यहां पर, रिलीजेज ए टॉक्सिन, है ना। ये देखिए मैंने यहां पर लिखा रिलीजेज ए टॉक्सिन, है ना, कॉल्ड ट्यूबरकुलिन। इसके द्वारा रिलीज किए गए जहर का नाम है ट्यूबरकुलिन है। और ये जो डैमेज हो रहे हैं लंग्स के अंदर, इस तरीके से खून के जो इंजरी यहां पर हो रहे हैं जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, ये यही ट्यूबरकुलिन नाम का टॉक्सिन करा रहा है। अब चलिए फीचर सुनते हैं क्या क्या होगा। कुछ हद तक एक चीज ध्यान रखिएगा, निमोनिया जो थी ना वो एक्यूट डिजीज थी। एक्यूट किसे कहते हैं, और ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक किसे कहते हैं, एक्यूट और क्रोनिक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। वैसी बीमारियां जो शरीर के ऊपर ऑल ऑफ सडन हमला करती हैं, काफी तेजी से अपने पूरे के पूरे कोर्स को पूरा करती हैं, और फिर व्यक्ति के शरीर से या तो व्यक्ति को मार देंगी या व्यक्ति के शरीर से वापस चली जाती हैं। ऐसी बीमारी को मतलब एक्यूट डिजीज कहते हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब क्रोनिक डिजीज किसे कहते हैं, जो शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद उसको हमला करने में या उसके लक्षण प्रोड्यूस करने में लंबा वक्त लगता है, काफी लंबा वक्त लगेगा, काफी लंबा, सालों साल लग जाते हैं। और उसके बाद क्या, फिर से सेम चीज, या व्यक्ति ठीक हो जाए या व्यक्ति की जान ले ले, सिंपल। ऐसी बीमारी को हम लोग क्रोनिक डिजीज कहते हैं। यानी शरीर के अंदर तेजी से अगर घटनाक्रम कराने वाली बीमारियां अगर देखने को मिलती है तो ऐसी बीमारियों को एक्यूट डिजीज कहते हैं। और वैसी बीमारी जो काफी लंबे समय तक शरीर के अंदर परसिस्ट करती हैं, लंबे समय तक शरीर के साथ खिलवाड़ करती हैं, फीचर्स लाते हैं, ऐसी बीमारियों को लोग क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो निमोनिया क्या थी, निमोनिया एक एक्यूट डिजीज थी, जबकि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये एक क्रोनिक डिजीज है। उस हिसाब से सोचते हैं। अब सोचिए ऐसी कंडीशन अगर किसी व्यक्ति के लंग्स में तो क्या क्या फीचर आएंगे। कुछ फीचर तो लगभग वैसे ही होंगे जैसे निमोनिया में थे। क्या उसके चेस्ट में हेवीनेस फील होगा, बिल्कुल होगा। क्या उसके चेस्ट में पेन फील होगा, बिल्कुल होगा। क्या व्यक्ति में बुखार भी होगा, फीवर होगा, हाँ फीवर इसमें जरूर होगा। लो ग्रेड फीवर होगा, हल्का फुल्का लो ग्रेड फीवर होगा, बहुत ज्यादा इसमें फीवर नहीं बढ़ने वाला। लो ग्रेड फीवर क्यों, क्योंकि ध्यान रखिए मैंने ऑलरेडी कहा क्रोनिक डिजीज है, यानी इसको शरीर में लंबे समय तक जीवन काटना है। अगर ये हाई फीवर लाएगा तब तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, शायद व्यक्ति की पहले ही मौत हो जाए, और ये ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो ध्यान रखिए कि इसमें लो ग्रेड फीवर होते हैं जिससे कि माइक्रोब लंबे समय तक शरीर के अंदर अपने आप को चला सके। तो हेवीनेस इन चेस्ट होगा, पेन इन चेस्ट होगा, है ना। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर इसमें जरूर होगा। कफिंग होगा, खांसेगा व्यक्ति, बिल्कुल खांसेगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर खांसेगा तो खांसने में क्या आएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर ऐसी ब्लीडिंग चल रही है, इसलिए जब खांसेगा मुंह से जो प्रोडक्ट निकलता है ना उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पूटम, SPUTUM, स्पूटम लिख देंगे। तो मुंह से जो कफ निकलता है ना, खांसेगा, खांसने को कहते हैं कफिंग। इससे जो प्रोडक्ट माउथ से निकलेगा ना उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पूटम, और उस स्पूटम में खून के छींटे भी हो सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ब्लड टिंज्ड स्पूटम। ब्लड टिंज्ड स्पूटम मतलब स्पूटम में ब्लड के छींटे देखने को मिलेंगे। क्या सिर्फ ब्लड के छींटे ही रहेंगे कि और भी कुछ रहेगा, माइक्रोब भी तो निकलेगा, माइक्रोब भी तो निकलेगा। और फिर से देखिए सेम मोड हो गया, व्यक्ति छींक बोल रहा हूं, व्यक्ति खांस रहा है, उसमें खून के छींटे भी हैं, माइक्रोब भी है, हवा में स्प्रेड करेगा, फिर से नए व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा, सारी घटनाएं वापस उसी तरीके से लौट कर चली आएंगी। चलिए पहले फीचर्स यहां पर लिखते हैं। तो फीचर इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, है ना। स्पॉट्स या कह सकते हैं ब्लडी स्पॉट्स या ब्लडी पैचेस विद इन लंग्स, है ना। फीचर क्या क्या हो सकते हैं, ब्लडी स्पॉट्स या ब्लडी पैचेस विद इन लंग्स, बिल्कुल दिखेगा। हेवीनेस इन चेस्ट, हेवीनेस इन चेस्ट, और क्या होगा, पेन चेस्ट, बिल्कुल होगा। क्या व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ब्रीथलेसनेस, और क्या फीवर होगा, फीचर होगा लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर होगा, है ना। और क्या होगा,
प्रोडक्टिव कफ होगा, यानी निकलेगा, माउथ से कुछ निकलेगा, इसलिए इस तरीके के कफ को कहा जाता है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ, और मैंने ऑलरेडी कहा जो निकलता है उसे स्पूटम कहते हैं। स्पूटम में खून के छींटे होंगे, तो ब्लड टिंज्ड स्पूटम, ब्लड टिंज्ड स्पूटम देखने को मिला। ये इसके हो गए फीचर्स। और भी फीचर होंगे, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ना है। मेडिकल साइंस में अगर एक बीमारी ट्यूबरकुलोसिस की पढ़ाई होगी ना, तो इसको पढ़ने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे, यानी 3-4 घंटे आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहोगे तब जाके एक बीमारी समझ में आती है ना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके से संबंधित हो सकता है बस उतना ही लिख रहा हूं। सीधे आते हैं, तो ये कैसी डिसऑर्डर है? ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। तो ये देखिए मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया, इट्स ए क्रोनिक डिसऑर्डर, इट्स ए क्रोनिक डिसऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा, क्रोनिक डिसऑर्डर है। अगर ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय तक शरीर के अंदर अगर ये रहते हैं, तो क्या इसका इलाज भी लंबा चलना चाहिए? बिल्कुल चलेगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग लगातार क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, बिल्कुल चैट ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान उधर नहीं जाता, मुझे लगता है कि कुछ बढ़ रहा है, मुझे लगता है, समझ में आता है कि कुछ वहां पर बढ़ रहा है, लेकिन रहा सवाल अगर मैं सिर्फ वही लेता रहूंगा तब तो यहां पर सिलेबस बढ़ने से रह गया। मैं तो सिर्फ आपके बस जो भी क्वेरीज होंगे, मन में जो भी संभावनाएं आपके पैदा हो रही होंगी, बस उसको सॉर्ट आउट करने में रह जाऊंगा, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। आपके क्वेश्चन बनने से रहे, आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पर बिल्कुल ना दें। आपके मन में जो भी संभावनाएं पैदा हो रही हैं वो खुद आपको यहां पर आंसर्ड हो जाएंगे। आपका ध्यान अगर चैटिंग पे ऊपर रहेगा, पढ़ने के ऊपर नहीं रहेगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी कुछ जानने हैं और सवालों की तो इसमें कमी ही नहीं है, तो ध्यान से सुनने पर जोर दीजिए। वापस मैं आता हूं, इट्स ए क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक शरीर के अंदर रहने के लिए जानी जाती हैं, धीरे धीरे शरीर के ऊपर नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। तो अगर ये क्रोनिक डिसऑर्डर है तो इसका इलाज भी लंबा चलता होगा, बिल्कुल इलाज काफी लंबा चलता होगा। आपने कुछ हद तक सुनकर रखा भी होगा। इस तरीके के केसेस में पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक चलते हैं। जरा सोचिए, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 3-3 साल तक व्यक्ति की ट्रीटमेंट चलती है। यानी कि इसका इलाज कोई आम बात नहीं है, काफी मुश्किल से इसका इलाज हो पाता है। तो जस्ट इमेजिन, जिस भी व्यक्ति को इसके मेडिसिन दिए जाते होंगे, मान लेते हैं 6 महीने से लेकर 3 साल तक दवाई चलाने की अगर किसी को आवश्यकता पड़ जा रही है, तो कॉमन सेंस लगाइए कि व्यक्ति घबरा सकता है कि नहीं? घबरा सकता है, बिल्कुल घबरा सकता है। किसी को भी लगेगा क्यों घबरा सकता है? जो शिक्षित लोग होंगे वो भी घबरा जाते हैं। अशिक्षित की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, जो शिक्षित लोग होते हैं वो भी घबरा जाते हैं कि अरे डॉक्टर पगला गया होगा, बिना काम के दवाई चलाया जा रहा है। 6 महीना 3 साल कोई दवाई खाएगा क्या? लोग बदमाशी कर बैठते हैं, दवाई छोड़ देते हैं बीच में। दवाई छोड़ने के पीछे व्यक्ति की एक पर्सनल बदमाशी ही आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिसमें दवाई के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट अगर देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर उसे सलाह लेनी चाहिए कि ऐसे चीजों से कैसे पार पाया जा सकता है ना कि दवाई छोड़ने की गलती करे, क्योंकि डॉक्टर या साइंटिस्ट कोई भी पागल तो है नहीं जो कि यूं ही लिख देंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसकी जो मेडिसिन होते हैं जो कि काफी लंबे समय तक चलने के लिए जानी जाती हैं, लोग इसको घबरा कर या बदमाशी में या कुछ साइड इफेक्ट देखने की वजह से लोग छोड़ देते हैं। आजकल तो आप जानते हो हर घर में हर कोई डॉक्टर है, हर घर में आप कहीं पर खांस दो या छींक दो तो आपको 40 लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं। आज हर कोई डॉक्टर है, उसी का खामियाजा अपना देश भुगत रहा है। इतने लोग मारे जा रहे हैं और ना जाने कितने अभी और मारे जाने बाकी है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो अक्सर लोग घबरा के मेडिसिन छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेडिसिन और बीमारी के बीच में क्या होती है? लड़ाई चलती है। सिंपल तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं। सपोज कीजिए मेडिसिन है, ये कोई भी माइक्रोब यानी बीमारी है, दोनों के बीच में क्या चलती है? लड़ाई। जैसे दो सेना के बीच में लड़ाई चलती है ना, वैसी ही लड़ाई आप मान सकते हो। तो लड़ाई को आप फिनिश कब कहोगे? लड़ाई को तो आप फिनिश तब ना कहोगे जब एक तरफ की सेना पूरी तरीके से मारी जा चुकी हो। सिंपल है। यानी अगर सपोज कीजिए कि दो राजा के सैनिकों के बीच में लड़ाई हो रही है, इधर के सैनिकों ने इधर के सैनिकों को काफी हद तक मार दिया और वो खुशी मनाने लगे। अरे आप 100% तो नहीं मारे थे, आपने खुशी मनाने लगा, वापस जाकर तो आपके ऊपर हमला करके आपको भी तो हरा सकता है, मार सकता है। सिंपल। तो लड़ाई तब तक लड़ी जाती है जब तक एक तरफ के लोग बुरी तरीके से ना मारे जाए। सेम चीज यहां पर है। तो एक तरफ मेडिसिन है, एक तरफ माइक्रोब है। तो मेडिसिन को तब तक देना है, तब तक देना है, तब तक देना है जब तक माइक्रोब पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। सिंपल। लेकिन लोगों ने क्या किया? मेडिसिन को बीच में छोड़ दिया। लोगों ने अगर मेडिसिन को बीच में छोड़ दिया तो ये तो माइक्रोब तो बचे रह गए। तो ये माइक्रोब अब क्या करेंगे? अब ये मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर बैठेंगे। सिंपल भाषा में बता रहा हूं,
माइक्रोब्स क्या करेंगे, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर बैठेंगे कि भैया मुझे मारने के लिए क्या लाया गया था, जरा देखे तो, खाकर पीकर आखिर उसके स्टडी करके देखते हैं। और अगली बार क्या करेगा, अपने अंदर वो माइक्रोब कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करता है जिससे कि सेम मेडिसिन जो कि पिछली बार इस माइक्रोब को मारने में सफल हो रही थी, सेम मेडिसिन क्योंकि अब इस माइक्रोब ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, म्यूटेशन कर लिया। देखिए अभी के वायरस को भी आप सुन रहे हैं, म्यूटेशन करता है ना। तो माइक्रोब ने जब अपने आप को मॉडिफिकेशन कर लिया, अब आप सेम मेडिसिन दोगे, अब माइक्रोब खुश होगा, हंसेगा, अरे इसका तो मेरे ऊपर कोई असर होने से रहा, और ये देखिए व्यक्ति मरने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखिए वैसी घटना इस बीमारी में भी होती है। तो व्यक्ति अगर मेडिसिन को बीच में छोड़ दे तो ये जो नॉर्मल से दिखने वाली ट्यूबरक्लोसिस है एक बहुत ही खतरनाक वेराइटी के ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। उस खतरनाक वेराइटी के ट्यूबरक्लोसिस का नाम होता है MDR टीबी, जो प्रश्न में आपको दिखेगा। तो टीबी की सबसे खतरनाक बीमारी नहीं कह सकती, बीमारी तो यही है, टीबी के सबसे खतरनाक जो स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं MDR टीबी। MDR टीबी का पूरा नाम होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। देखिए नाम में आंसर है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की एक ऐसी वैरायटी विकसित हो गई है जिसके ऊपर अब कई सारी दवाइयां कारगर ही नहीं रह गए, यानी वो दवाइयां बेकार हो गई है। तो चलिए उस पॉइंट को मैं यहां पर लिखता हूं, इफ नॉट ट्रीटेड वेल, है ना, इफ नॉट ट्रीटेड वेल, ये देखिए मैं लिख रहा हूं इफ नॉट ट्रीटेड वेल, अगर इसको अच्छे से इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना, गेट्स कन्वर्टेड टू MDR टीबी, है ना। ये देखिए गेट्स कन्वर्टेड टू MDR टीबी। MDR टीबी मैं पूरा नाम लिख देता हूं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो क्या किसी भी देश की जो सरकार है या जो डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि मेरे देश में ट्यूबरक्लोसिस के जो नॉर्मल केसेस हैं वो MDR ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाएं? कभी कोई नहीं चाहेगा, ना डॉक्टर चाहेंगे, ना साइंटिस्ट चाहेंगे, ना सरकार चाहेगी। तो ट्यूबरक्लोसिस के इसी खतरनाक वैरायटी MDR टीबी देखने को ना मिले, इसलिए भारत सरकार ने, ध्यान से सुनते रहिए, तो भारत में ट्यूबरक्लोसिस की जो बहुत खतरनाक बीमारी वैरायटी है जिसको हम लोग MDR टीबी कहते हैं, ये देखने को ना मिले, इसीलिए सरकार ने एक खास तरीके की चिकित्सा पद्धति यानी ट्रीटमेंट के एक मेथड को अपनाया है। ट्रीटमेंट के उस मेथड का नाम होता है डॉट्स थेरेपी। ध्यान से सुनिए, मैं लिख दूंगा। तो टीबी के केस MDR टीबी में कन्वर्ट ना हो पाए, इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है, एक खास तरीके की दवाई देने के तरीके को अपनाया है। उस खास तरीके की दवाई देने के तरीके को कहा जाता है डॉट्स थेरेपी, DOTS, डॉट्स थेरेपी। ये भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। डॉट्स थेरेपी मतलब क्या, पूरा नाम मैं बताता हूं। डॉट्स थेरेपी का पूरा, डॉट्स थेरेपी किसी दवाई का नाम नहीं है, दवाई देने के तरीके का नाम है। तो दवाई देने के तरीके को क्या कहा मैंने, डॉट्स थेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। अब सुनते हैं डॉट्स थेरेपी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी क्या है, आखिर डॉट्स जिसको कहते हैं ये क्या है आखिर। इसमें ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को लालच दी जाती है या उसे ऑफर दिया जाता है। सिंपल, आप भी जान रहे हो, अगर इतने लंबे समय तक इसकी दवाइयां चलती होंगी तो दवाइयां महंगी भी होती हैं। अक्सर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन महंगी दवाइयों को अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर भी पाते वो पैसे इस स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते, है ना। तो सरकार ने क्या अपनाया, लोगों को एक प्रलोभन दिया, लोगों को एक ऑफर दिया। उसी ऑफर का नाम है डॉट्स थेरेपी। क्या ऑफर दिया, ऑफर यह दिया कि आपकी सारी दवाइयों के खर्च को सरकार उठाएगी। ऑफर क्या है, सरकार ने कहा कि आपको दवाई के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी दवाइयों के खर्च को सरकार वहन करेगी। बस एक शर्त है आपके साथ, वो शर्त यह है कि आपको प्रतिदिन हॉस्पिटल आना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन हॉस्पिटल आना पड़ेगा और वहां पर अपनी आंखों के सामने आपको दवाई हम लोग खिलाएंगे और वो आपको वापस घर भेज देंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, यानी जब आप आएंगे आपको मुफ्त में हम दवाई खिलाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि आपने खाया या नहीं खाया, वापस आपको घर विदा कर देंगे। इसी खास तरीके की जो ट्रीटमेंट प्रणाली है, चिकित्सा पद्धति है, इसको नाम दिया गया डॉट्स थेरेपी। तो ये भी आपको प्रश्न पूछेगा, तो ध्यान रखिए। मैं उस ट्रीटमेंट मोड का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, अगले पेज में लिखता हूं मैं यहां पर, है ना। मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या अपनाया गया, इसके लिए मोड ऑफ ट्रीटमेंट को दिया गया है डॉट्स थेरेपी, DOTS, डॉट्स थेरेपी। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। डायरेक्ट
ऑब्जर्वेशन थेरापी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी। तो मैंने आपको समझाया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी, डॉट थेरापी क्या है? पेशेंट आएगा, मुफ्त में उसको दवाई खिलाई जाएगी, लेकिन अपने आंखों के सामने दवाई खिलाई जाएगी, उसको विदा कर दिया जाएगा, फिर आप अगले दिन आओ, फिर अपने आंखों से देखेंगे, आपको दवाई खिलाएंगे, वापस भेज देंगे। इसी थ्योरी का नाम है डॉट्स थेरापी। तो प्रश्न रहेगा कि डॉट्स थेरापी किस लिए अपनाया गया? तो टीबी के केस एमडी या टीबी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए डॉट्स थेरापी अपनाया गया है ना। तो मैं वो भी लिख देता हूं, टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग केसेज ऑफ, टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग केसेज ऑफ एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी देखने को ना मिले, इसलिए चिकित्सा के इस तरीके को अपनाया गया। अब आते हैं डायग्नोसिस पॉइंट पर आते हैं, आखिर इस बीमारी को पता कैसे लगा सकते हैं? डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बीमारी को पता करने के 20 तरीके हैं, है ना। लेकिन आपके सिलेबस को देखा जाए तो ध्यान से मैं बस 1-2 तरीके के नाम बताता हूं, डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए हेडिंग, अब इस बार मैं लिख लेता हूं यहां पर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आप क्या कर सकते हैं जरा याद कीजिए। निमोनिया के केस में डायग्नोसिस के लिए क्या किया गया था? क्या चेस्ट के एक्सरे किया गया? चेस्ट के चीजों को देखने का, लंग्स के चीजों को देखने का सबसे आसान तरीका एक्सरे देखना। तो इस लंग्स का क्या कराया जा सकता है? एक्सरे कराया जा सकता है। तो वो जो लाल रंग के जो आपको स्पॉट्स मैंने आपको बना के दिखाया है ना प्रीवियस स्लाइड में, ये जो रेड कलर के स्पॉट्स मैंने आपको बना के दिखाया है ना, ऐसे ही सफेद सफेद, क्योंकि एक्सरे तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो लंग्स के एक्सरे में ऐसे स्थानों पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे। तो ऐसे व्हाइट कलर के स्पॉट्स का दिखना साबित करता है कि व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है ना। तो पहला यहां पर क्या लिख सकते हैं डायग्नोसिस में? चेस्ट एक्सरे। पहला तो लिख सकते हैं हम लोग चेस्ट एक्सरे लिख सकते हैं। दूसरा पहले मैं सारे नाम लिख देता हूं। दूसरे को कहा जाता है मॉन्टुक्स टेस्ट, है ना। और तीसरे का नाम है स्पुटम फॉर एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई। मैं समझाता हूं क्या है ये एसिड फास्ट बेसिलाई। चलिए देखता हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? पहला तो चेस्ट एक्सरे हल्का सा समझा दिया मैंने। दूसरा होता है मॉन्टुक्स टेस्ट। ये क्या है? एक जांच है, इस बीमारी में कौन सा टॉक्सिन शरीर में रिलीज हो रहा है? ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन रिलीज हो रहा है ना। ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन, सारा खेल तो उसी जहर उसी टॉक्सिन की वजह से है। ऑलरेडी ये देखिए मैंने लिख कर रख दिया है यहां पर, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन, ये लिख कर रखा हुआ है। सारा खेल तो यही टॉक्सिन करा रहा है। तो मॉन्टुक्स टेस्ट क्या है? ये मॉन्टुक्स टेस्ट क्या है? आपको तो सिर्फ नाम दिमाग में रखना है, फिर भी मैं आपको एक 2 लाइन समझा रहा हूं जिससे आपको रटने की नौबत ना आए। जो मैं फिलहाल बता रहा हूं वो कहीं नहीं पूछेगा, आपसे बहुत पूछेगा तो ये नाम आपको दिखेगा मॉन्टुक्स टेस्ट। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे कि आप बाद में मुझे बेवजह आप परेशान ना करें कि भैया क्या बताया था, जरा अच्छे से बता दो, है ना। तो चलिए मॉन्टुक्स में आते हैं। व्यक्ति के इस हाथ में ट्यूबरकुलिन नाम के टॉक्सिन का थोड़ी सी मात्रा एंट्री कराई जाती है स्किन में। व्यक्ति के हाथ के अगले पोर्शन स्किन में उसी जहर ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल है, उसके थोड़ी सी मात्रा को इसके अंदर प्रवेश कराई जाती है। और 24 से 48 घंटे बाद यह देखा जाता है कि जहां पर मैंने इंजेक्शन उस टॉक्सिन को प्रवेश कराया है वहां पर क्या हुआ। 24 से 48 घंटे बाद उस जगह के परीक्षण किए जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन 24 से 48 घंटे बाद, मुख्यतः 48 घंटे बाद उस जगह पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी बिल्कुल जैसा स्किन होता है वैसा है, तो सिंपल है ट्यूबरकुलोसिस उसे नहीं है। लेकिन अगर 48 घंटे के बाद उस जगह पर लाल रंग के बिल्कुल चक्के बन गए होंगे, स्वेलिंग हो गई होगी, अजीब सा फुला गया होगा, दर्द हो रहा होगा, तो मान के चलिए उस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर उस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके शरीर में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तो बने होंगे। तो जैसे ही व्यक्ति के इस हाथों में ट्यूबरकुलिन के इंजेक्शन दिए गए, उसके शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी उस ट्यूबरकुलिन जहर से क्या किए? लड़ने लगे, और उसी लड़ने की वजह से यहां पर स्वेलिंग आ जाएगी। सिंपल। यानी अगर स्वेलिंग नहीं है ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, स्वेलिंग है तो ट्यूबरकुलोसिस है। सिंपल, आगे इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तीसरा होता है स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई को छोटा में AFB कहा जाता है। AFB, ये देखिए एसिड फास्ट बेसिलाई, AFB। स्पुटम क्या? मुंह से जो प्रोडक्ट निकलता है उसी को कहते हैं हम लोग स्पुटम। मुंह से जो प्रोडक्ट निकलता है उसी को कहते हैं हम लोग स्पुटम। तो उस स्पुटम में इसकी जांच की जाती है कि ये बैक्टीरिया मौजूद है कि नहीं। इस बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैसिलस भी कहते हैं। एसिड फास्ट क्या है? एक कलर है, एक स्टेन है। कलर या स्टेन आपको देखिए, जब मैं WC पढ़ा रहा हूंगा तो मैंने आपको कलर स्टेन की पूरी जानकारी दी होगी।
तो लेबोरेटरी में बहुत सारे स्टेन्स मौजूद होते हैं। स्टेन्स क्यों होते हैं? किसी ना दिखने वाला चीज को कलर करके देखने के लिए स्टेन किया जाता है, सिंपल। तो ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी नाम का जो बैक्टीरिया है ना, इसको एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड फास्ट नाम का एक कलर है, उससे ये बैसिलस यानी बैक्टीरिया क्या होता है, अपने आप को रंग लेता है, इसलिए इसको एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति से माउथ से स्पुटम निकल रहे होंगे उसकी जांच की जाएगी ये देखने के लिए कि उसमें ये एसिड फास्ट बैसिलाई यानी क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी है कि नहीं, माइक्रोस्कोप से जांच कर लेंगे। इसी जांच के अभियान को कहा जाता है, तरीके को कहा जाता है स्पुटम फॉर AFB। तो ध्यान रखिए ट्यूबरक्लोसिस के क्वेश्चन इतने हद तक थे। मैं तेजी से इसको क्विक रिकैप करता हूं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, क्या रिलीज किया? टॉक्सिन। शरीर में कैसे एंट्री किया? हवा के रास्ते। कहां पहुंचेगा? लंग्स में। और लंग्स में उसने खून के ऐसे ऐसे छींटे बना डाले, है ना। इन जगहों को उसने क्या किया? सिंपली आप समझो कि खा लिया तो वहां पर ब्लीडिंग तो होगी। तो छाती में भारीपन लगने लगा, दर्द होने लगा, व्यक्ति सांस लेने में तकलीफ होने लगी, व्यक्ति खांसने लगा तो उसमें खून के छींटे भी आने लगे। और साथ साथ व्यक्ति की अगर हल्का फुल्का इसमें बुखार हमेशा बना रहेगा, इलाज न करे तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये सारे चीज थे यहां पर। अगर टीबी को ठीक करना है तो दवाई अच्छे से खाना होगा, नहीं खाएंगे तो एक नई वैरायटी में कन्वर्ट हो जाएगा MDR टीबी। और MDR टीबी ना हो इसके लिए क्या करना है? ट्रीटमेंट के खास तरीके को अपनाया जाता है, उसका नाम होता है डॉट्स थेरेपी। क्या है मैंने आपको बताया। और जांच कराने के लिए 3 तरीके का आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हो। अच्छा, मैं ध्यान से बिल्कुल सही है, आप लोगों का आ रहा था, मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे दिमाग से मेरा दिमाग आप लोग के क्वेश्चन पे उधर बार बार चला जाता है। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो। यहां पर मुझसे लिखने में बहुत बड़ी सी मिस्टेक हुई है। प्लमोनरी ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले लिखा जाना चाहिए था। कई लोगों ने यहाँ पर स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले कहते हैं। मेरा ध्यान बहुत जगह पर लगा रहता है, मुख्यतः यहाँ बहुत तेजी से चैट सेक्शन आपके मूव करते हैं, बहुत तेजी से, तो ध्यान उधर जाने की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है। ध्यान देखिए, यहाँ टॉक्सिन बिल्कुल सही है, इसका नाम मुझे चेंज करना होगा, सॉरी, मुझसे ऐसी गलती की उम्मीद होनी नहीं चाहिए थी, है ना, लेकिन फिर भी चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं तेजी से। तो माइकोबैक्टीरियम बिल्कुल, कॉस्ट डिजीज यहां तक सही है, माइकोबैक्टीरियम मुझे लिखना चाहिए था। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले इसे कहते हैं। मेरा ध्यान उधर जाता नहीं, आप लोग चैटिंग इतने तेजी से मूव करते हैं ना, अचानक से लगभग समझिए कि 100-125 चैटिंग यहां पर है। अब उधर 100-125 चैटिंग अगर मैं 1 घंटे के क्लास में अगर देखने लगूं तब तो पढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे वो चैटिंग सेक्शन डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो उसी वजह से यहाँ पर गड़बड़ी हुई होगी। चलिए एनी हाउ, बाकी मैं देख लेता हूं और कहीं कोई एरर तो नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, उधर भी देख लेता हूं टेटनस में कहीं गलत तो नहीं लिखा मैंने, नहीं टेटनस में बिल्कुल सही है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, इट्स इनफ, है ना, थैंक यू। कई लोगों ने यहाँ पर मुझे अलर्ट किया था, बहुत अच्छी बात है। तो फिर से बस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले हो गया यहाँ पर, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन, बाकी सारे खेल यहाँ पर ठीक है। तो मेरा ध्यान वहां से कहीं ना कहीं बिगड़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला डिसऑर्डर मुझे फिर से देखना होगा, पता नहीं आगे क्या था नहीं था, याद नहीं आ रहा मुझे, तो एक बार मैं देख लेता हूं अगला लिस्ट में क्या था। बिल्कुल लेप्रोसी है, इसके पीछे भी एक माइकोबैक्टीरियम ही यहाँ पर जिम्मेदार, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, लेप्रोसी, है ना। लेप्रोसी को और क्या कहते हैं? लेप्रोसी को हम लोग हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं, लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। देखिए अक्सर आप लोगों ने हिंदी में इसका नाम सुना होगा, कुष्ठ रोग। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर ये भी दिख सकता है, सोशल स्टिग्मा, एक वर्ड को अगर आप याद करें, सोशल स्टिग्मा एक ऐसा वर्ड था जो कि आपको प्रीवियस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी सुनने को मिला था, एसटीडीज में, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एसटीडीज जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, आखिर लोग उसका इलाज कराने क्यों नहीं जाते, है ना, क्यों कॉम्प्लिकेशन वगैरह पैदा होते हैं। तो मैंने आपको 3 पॉइंट वहां पर गिनाया होगा। पहला पॉइंट ये था कि शुरुआती समय में एसटीआई में कोई लक्षण नहीं होते,
दूसरा मैंने आपको कहा होगा कि अगर लक्षण होते भी हैं तो हल्के फुल्के होते हैं। अब तीसरा मैंने कहा था कि लोगों को अक्सर सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ध्यान आता है, सोशल स्टिग्मा, है ना, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ख्याल आता है कि जब ऐसी बीमारियों को मैं इलाज कराने के लिए जाऊंगा तो ना जाने लोग कैसे कैसे सोचेंगे। तो ये 3 पॉइंट थे जिसकी वजह से एसटीआईज में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाते थे। तो सोशल स्टिग्मा वर्ड आपको प्रीवियस चैप्टर में सुनने को मिला था एसटीआईज में, सेम सोशल स्टिग्मा यहां पर भी आप बोल सकते हो। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। नाम बीमारी का लेप्रोसी, इसको हम लोग हैंसेंस डिजीज भी इसको कहते हैं, लेप्रोसी हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं। और ये एक सोशल स्टिग्मा के तौर पर आज भी परसिस्ट करता है और ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीजेज में से एक कभी ना कभी हुआ करता था। ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी भी है। एक समय था, जैसे आपने सुना होगा कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी कह रहे हैं यहां पर, है ना, इसको लोग छुआछूत की बीमारी कहा करते थे। छुआछूत की बीमारी क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है ना, उसने किसी को टच कर दिया, टच से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्टेजियस कहते हैं ना। तो ये हाईली कॉन्टेजियस बीमारियों की श्रेणी में आया करता था। ऐसा नहीं कि आज कॉन्टेजियस नहीं है, आज भी कॉन्टेजियस है, लेकिन इसके मेडिसिन इतने शानदार यहां पर आ चुके हैं ना कि अब उस तरीके से कॉन्टैक्ट से फैलने वाले लक्षण देखने को नहीं मिलते। इसके ऊपर बहुत हद तक लगाम लगा लिया गया, इसको कंट्रोल करने में सफलता मिल गई है ना। तो इसलिए इसको हाईली कॉन्टेजियस कहते हैं। तो चलिए 2-3 पॉइंट इसमें आपको बताता हूं। पहला तो इसमें हो गया, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। पहला तो मैं आपको बताया, इसमें हम लोग हाईली कॉन्टेजियस लिख सकते हैं, हाईली कॉन्टेजियस इसमें हम लोग लिख सकते हैं, है ना। दूसरा, ये भी एक न्यूरोट्रॉफिक डिजीज है। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे टेटनस, टेटनस भी क्या था? न्यूरोट्रॉफिक डिजीज था। उसमें क्या होता था? मोटर नर्व डैमेज होता था। ये भी एक न्यूरोट्रॉफिक डिजीज है। मैंने आपको पहले ही हिंट दिया था कि लेप्रोसी इकलौती ऐसी न्यूरोट्रॉफिक डिजीज होगी जिसमें सेंसरी नर्व डैमेज होगा। यानी एक तो मैंने लिखा हाईली कॉन्टेजियस, दूसरा इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूरोट्रॉफिक डिजीज, बिकॉज इट डैमेजेस सेंसरी न्यूरॉन, है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट मैं लिखता हूं न्यूरोट्रॉफिक डिजीज, न्यूरोट्रॉफिक डिजीज। सेकंड पॉइंट मैंने इसमें लिख दिया न्यूरोट्रॉफिक डिजीज। और अगले पॉइंट पे हम लोग जंप करते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा मतलब, क्योंकि पहले देखिए, अब ना हम लोग इंग्लिश में शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कॉन्टेजियस, सुनने में अच्छा लगता है, कॉन्टैक्ट से होता है इसलिए कहते हैं कॉन्टेजियस। लेकिन अभी भी लोग जो सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग इसको कहते हैं छुआछूत की बीमारी। छुआछूत की बीमारी जब लोग सुनते हैं ना, तो अक्सर लोगों के मन में आता है कि अरे उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है ना जो उसके पाप की वजह से हुई है। देखिए आज भी लोग कहते हैं कि भाई तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, तुमको तो एकदम कुष्ठ रोग होगा। सिंपल, लोग श्राप के तौर पे भी दे देते हैं, तुमको तो कुष्ठ होगा, लोग श्राप के तौर पे, है ना। तो जनरली पहले जब पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे, आज भी जो अशिक्षित लोग हैं, इस लेप्रोसी को लोग, कुष्ठ रोग को लोग, अक्सर लोग अभी भी छुआछूत ही हिंदी में कहा करते हैं। और जनरली लोगों का यह मानना होता है कि व्यक्ति के किसी पाप कर्म का यह नतीजा रहा होगा। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है और अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो अपने मन में बैठा लेता है कि अरे इस बीमारी को लोगों को बताना नहीं है, नहीं तो अगर दुनिया जान जाएगी तो लोग कहेंगे कि भाई मैं कितना बड़ा पापी हूं। सिंपल। और ऐसी वजह से लोग फिर से देखिए इलाज कराने नहीं जाएंगे, और इलाज कराने नहीं जाएंगे तो आप देखोगे इसमें भी बहुत सारी दुर्घटनाएं यहां पर देखने को आपको मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स इसमें भी चले आएंगे, है ना। तो ध्यान रखिए, अगर इस चैप्टर में आपसे सवाल पूछेगा एक ऐसी बीमारी का नाम बताइए जिसमें सोशल स्टिग्मा जैसा प्रश्न उठता है, तो फिर से आंसर हो जाएगा आपका लेप्रोसी, जिसको हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं। अब आप पूछोगे हैंसेन क्यों? जैसे इसके पहले हम लोग देख रहे थे ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से यहां पर हो रहे थे, उसको एक और नाम मैंने दिया था क्या? कॉच डिजीज, क्योंकि रॉबर्ट कॉच का नाम उससे जुड़ा हुआ था। वैसे यहां पर जिस साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, जिस डॉक्टर का नाम जुड़ा है, उनका नाम में हैंसेन रहा होगा, इसलिए इसको हैंसेंस डिजीज भी कहा जाता है। तो हैंसेन डिजीज क्यों है मैंने आपको बता दिया। तो चलिए लिख देते हैं सोशल स्टिग्मा, है ना, ए काइंड तो नहीं कह सकते हैं, है ना, चलिए लिख ही देता हूं, ए काइंड ऑफ सोशल स्टिग्मा। हालांकि सोशल स्टिग्मा लिखना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि सोशल स्टिग्मा का मतलब क्या होता है ना। लेकिन लोगों के आम धारणा से, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने भी देखा है कि एक प्रश्न आपको दिखा, मुझे एकदम साफ तौर पर नजर आया कि एकदम साफ तौर पर पूछा गया कि एक ऐसी बीमारी का नाम आप बताओ जिसमें सोशल स्टिग्मा जैसे चीज देखने को मिलते हैं, तो आंसर लेप्रोसी होगा। सिंपल। तो ऐसा चीज आपको दिखने लगे हैं आजकल, इसलिए देखिए इस मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया, हालांकि इसको लिखना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कॉन्टेजियस डिजीज है, छूने से फैलेगा। न्यूरोट्रॉफिक डिजीज है, नर्वस सिस्टम इसमें डैमेज होगा। कौन सा नर्वस सिस्टम डैमेज होगा? सेंसरी नर्व डैमेज होगा। और सोशल स्टिग्मा जैसे चीज यहां पर इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर। सीधे आते हैं हम लोग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, ये बस उसका जुड़वा भाई, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। चलिए लिख के बात करते हैं, बस उसी का भाई है। इसके भी नाम में क्या दिख रहा है आपको? माइकोबैक्टीरियम ही दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है आपको?
लेप्रा या लेप्रे दिख रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये देखिए मैंने कह दिया। ये भी जहर रिलीज करेगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन नाम का टॉक्सिन रिलीज करता था ना, वैसे ही माइकोबैक्टीरियम लेप्रा लेप्रोमिन नाम का टॉक्सिन रिलीज करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो मोड ऑफ इंफेक्शन क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ इंफेक्शन क्या लिख सकते हैं? कॉन्टैक्ट, है ना, या सीधा मैं लिख देता हूं कॉन्टेजियस, टच से होता है, कॉन्टैक्ट से होता है, जिसे कहते हैं हम लोग कॉन्टेजियस, और सीधे आते हैं फीचर्स के ऊपर। तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा इसमें भी क्या होगा, एक टॉक्सिन रिलीज होगा। तो लिख कर बात करते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे रिलीजेज ए टॉक्सिन, रिलीजेज ए टॉक्सिन कॉल्ड लेप्रोमिन। सारा खेल यहां पर लेप्रोमिन नाम का टॉक्सिन की वजह से होगा, सारा खेल लेप्रोमिन नाम का टॉक्सिन करेगा। चलिए देखते हैं क्या है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को यह बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को बीमारी है, उसने आकर किसी दूसरे व्यक्ति को छू लिया, अगर उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो अगर इलाज हो रहा है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को लेप्रोसी है, उसका इलाज नहीं चल रहा है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को आकर छू लिया, तो क्या होगा? यह बैक्टीरिया नए व्यक्ति के शरीर में इसको टच करने का मौका मिल गया। जस्ट इमेजिन, किसी नए व्यक्ति के स्किन पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर इस बैक्टीरिया ने टच किया, और टच करने के बाद किया, इस टॉक्सिन को टच करने के बाद क्या किया, इस टॉक्सिन को रिलीज करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं टॉक्सिन क्या करेगा।